हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग गदक तंत्र एवं विधि वेदक जो पेपर हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 टॉपिक्स अपन देख रहे हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए 23 नंबर का जो टॉपिक है वो अपन देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कोड देखा था। तो कोड से तो खैर आपने देखा है कि कोड वगैरह से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट कोड में भी कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, जैसे कि समन। समन किसको बोलते हैं? जिसको आज्ञा पत्र भी बोला जाता है, तो उसके विषय में बताया गया है समन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है यह न्यायालय की ओर से किसी व्यक्ति को भेजा गया एक लिखित अज्ञात पत्र होते हैं, आज्ञा पत्र होते हैं, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होती है। इसमें उस व्यक्ति को निश्चित तिथि तथा समय पर निर्धारित न्यायालय में साक्षी देने हेतु उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। उसे साक्षी संबंधित दस्तावेज लाने के लिए भी कहा जाता है। उसे न्यायालय में उपस्थित न होने पर उसे क्या है, दंडित भी करने की चेतावनी दी जा सकती है। उसे यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह बगैर किसी उपयुक्त कारण के न्यायालय के अनादर न करे और न ही वह न्यायालय में उपस्थिति के पश्चात आज्ञा लिए बगैर वहां से वापस जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें समन पत्र में रहते हैं। अब ये जो समन पत्र होते हैं इसकी दो प्रतियां होती हैं। एक प्रति जो जिसको भेजना है, ठीक है, उसको दिया जाता है, और मूल प्रति खुद जो है न्यायालय जो है वो रखता है। ठीक है, मतलब दो प्रति होती है। एक प्रति ग्राही के पास ग्राही करने के पश्चात मूल प्रति जो है वो निर्गमित जो न्यायालय है उसको लौटा दी जाती है, तथा द्वितीय प्रति व्यक्ति द्वारा अपने पास रखी जाती है, जिससे वह न्यायालय में उपस्थित होने के समय प्रस्तुत कर सके। यदि कोई व्यक्ति एक ही दिन न्यायालय में साक्षी देने हेतु एक से अधिक न्यायालय से आज्ञा पत्र प्राप्त करते हैं, तब ऐसी स्थिति में, मतलब अगर कोई समन प्राप्त कर रहे हैं एक ही दिन में दो कोर्ट से, तो उस कंडीशन में क्या क्या करना है। जैसे कि अगर फौजदारी मामलों को दीवानी मामले की उपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है, मतलब जो क्रिमिनल मामले हैं उनको सिविल के मामले की उपेक्षा प्राथमिकता आपको देना है। मतलब आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाना है। अगर दो कोर्ट से आए हैं तो आपको देखना है कौन सा क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसमें आपको जाना है, उसको प्राथमिकता देना है। यदि दोनों आज्ञा पत्र क्या है, क्रिमिनल कोर्ट से प्राप्त हुए हैं, तो क्रमशः अपने को देखना है कि सेशन कोर्ट है कि हाई कोर्ट है। ठीक है, जैसे जैसे उसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को जाना है। तो वही बोला गया है, क्रमशः उच्च न्यायालय से, तत्पश्चात सेशन न्यायालय को, मजिस्ट्रेट न्यायालय से वरीयता दी जाती है। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट से महत्व दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में देना है। यदि दोनों ही आज्ञा पत्र एक ही स्तर के न्यायालय से भेजा गया हो, तब आज्ञा पत्र पहले प्राप्त हुए हैं उसी को महत्व दिया जाएगा। यदि कोई समन जिससे पहले वापिस किया जा चुका हो, तो उसके पुनः प्राप्त होने पर हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए कि प्राथमिकता उसे ही प्रदान किया जाए। यदि दोनों न्यायालय से समन प्राप्त हो रहे हैं, तब दोनों न्यायालय एक ही परिसर में स्थित हो तो पहले एक न्यायालय में उपस्थित होना, उसके पश्चात दूसरे न्यायालय में उपस्थित होने हैं। यदि किसी कारणवश न्यायालय में उपस्थित होना संभव नहीं है, तो इस बात की सूचना अग्रिम रूप से संबंधित न्यायालय की जो बेंच है उसको, या जो प्रेसिडेंटिंग जो ऑफिसर है उसको देना है, अगर आप प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो तो। फिर होता है कंडक्ट मनी, जिसको अपन आचरण राशि भी कहते हैं। तो क्या होता है कंडक्ट मनी? तो कंडक्ट मनी के विषय में बोला गया है, दीवानी मामलों में चिकित्सक को साक्षी हेतु बुलाने पर उसे यात्रा आदि के खर्चे की आपूर्ति के लिए न्यायालय की ओर से राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को ही क्या कहते हैं अपन लोग? कंडक्ट मनी कहते हैं। यह फीस चिकित्सक को आज्ञा पत्र यानी कि समन सम्मिलित कराते समय ही दी जाती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक चाहे तो आज्ञा पत्र की अवहेलना कर सकते हैं। यदि दी गई जो राशि है वो अल्प प्रतीत होते हैं, जिसकी कि वह जो है वास्तविक अधिकारी है, तो वह जो है न्यायालय में शपथ पत्र ग्रहण करने से पूर्व कंडक्ट मनी की मांग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई आपका डॉक्टर गए हैं, ठीक है, क्या देने के लिए? गवाही देने के लिए। तो उस कंडीशन में जैसे ही समन मिला, तो समन जब उसको मिल गया, वो कोर्ट में प्रेजेंट हो गया, तो उस दौरान जो है जब शपथ लेने से पहले कंडक्ट मनी की डिमांड कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो वह न्यायालय के शपथ ग्रहण के पूर्व कंडक्ट मनी की मांग कर सकते हैं। ऐसा करने पर जो पीटसन की जो बेंच होती है वो फैसला करती है कि उनको कितना जो है धनराशि प्रदान किया जाए। यह संभव है कि न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत जो राशि है उसकी उपेक्षा कम हो, इसलिए चिकित्सक को
निराशा से बचने के लिए साक्षी देने से पूर्व क्या करना है, कंडक्ट मनी की मांग कर लेनी चाहिए। फौजदारी मामले में, यानी कि जो ये तो सिविल केस में हो गया, इसके अलावा क्रिमिनल जो केस होते हैं, इस प्रकार की कोई भी जो है कंडक्ट मनी नहीं दी जाती, कंडक्ट मनी क्रिमिनल केस में। इसके अलावा अशासकीय चिकित्सा व्यवसायी साक्षी देते समय साक्षी लेने से पूर्व कंडक्ट मनी की मांग कर सकते हैं, परंतु जो बेंच है वो अगर असहमत होने पर स्वीकृति करने, मतलब जो अगर बेंच असहमति अगर दिखाता है तो उसकी स्वीकृति के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं, उसे साक्षी देना चाहिए। उसके बावजूद, मतलब अगर क्रिमिनल केस है तो उसको साक्षी देना ही पड़ेगा, अगर उसको कंडक्ट मनी नहीं मिल रहा है तो भी, अन्यथा वह अपने आप को असुविधा की स्थिति में डाल देगा, और क्योंकि साक्षी देने से इनकार करने पर उसे न्यायालय का अनादर करने का दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है, कंडक्ट मनी हो गया। फिर उसके अंदर प्रोफेशनल लॉस के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेशनल लॉस क्या होता है, तो निजी चिकित्सक अथवा शासकीय चिकित्सक जिसे निजी व्यवसाय की अनुमति प्राप्त है तथा उसे उसके सामान्य कर्तव्य काल से 1 घंटे से अधिक न्यायालय में रोका जाता है, तो उस स्थिति में उसके व्यवसाय की हानि पूर्ति हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस धनराशि का निर्धारण बैच के अधिकारी द्वारा किया जाता है। निजी चिकित्सक के संबंधित पक्ष के मध्य निश्चित की जाती है, परंतु यह जो है धनराशि कदापि अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ऐसा समझा जाएगा कि चिकित्सक को अधिक पैसा दे करके खरीद लिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल लॉस के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं ओथ क्या होता है, शपथ जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ओथ क्या होता है, शपथ किसको कहते हैं, उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये इसका पासवर्ड रहेगा, शपथ जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना थी, PDF ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका बताया गया शपथ या ओथ क्या होता है, एक प्रकार का घोषणा होता है जो प्रत्येक साक्षी यानी कि एविडेंस को साक्षी देने से पहले न्यायालय के समक्ष देना पड़ता है। न्यायालय सभी साक्षियों, जितने भी गवाह हैं एविडेंस देने हैं, ठीक है, उनको इस बात की उपेक्षा रखता है कि चिकित्सा संबंधी साक्षी देने वाला व्यक्ति यदि चिकित्सा संबंधित साक्षी देने वाला व्यक्ति अगर राजपत्रीय अधिकारी है तो वह गवाह के कटघरे में खड़ा नहीं होना पड़ता, अपितु उसे पिटसिंग के अधिकारी के बराबर कुर्सी दी जाती है। चिकित्सक के कार्य को ध्यान में रखते हुए उससे विशेष महत्व प्रदान किया जाता है तथा उसे प्राथमिकता देकर शीघ्र ही मुक्त कर दिया जाता है। तो ये जो है ओथ के विषय में बताया गया है। अब ये जो ओथ होता है, शपथ जो होता है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला यहाँ पे आपका टाइप बताया गया है। यह शपथ ईसाई धर्म के अनुयायी के द्वारा ली जाती है, जिसमें गवाह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा करके निम्न वाक्यों को बोलता है। इसे स्कॉच विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ खा करके कहता हूँ कि जो व्यक्ति, अब जैसे पिक्चर्स में देखते हो, ठीक है, कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ क्योंकि मैं न्यायालय के उस महान दिवस पर मुझे ईश्वर को उत्तर देने हैं, तो मैं सच कहूँगा, सर्वथा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, ये ईसाई धर्म के लिए है। इसी प्रकार अन्य मतों में जो है विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के लिए शपथ लेते समय इन वाक्यों को उच्चारण कहा जाता है कि जो भी साक्षी मैं न्यायालय में दूंगा सत्य होगा, सर्वथा सत्य होगा तथा सत्य के अतिरिक्त कुछ न होगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ न हो, इसलिए प्रभु मेरी सहायता करें। इसके अलावा इसी विधि में तीसरा जो है वो बताया गया है। इसी विधि में गवाह शपथ लेते समय मैं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो साक्षी मैं न्यायालय के सम्मुख रखूंगा सत्य होगा, सत्य सर्वथा सत्य होगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके बताए गए हैं। इस प्रकार से शपथ लिया जाता है। शपथ की यह विधि गंभीर शपथ कहलाती है। शपथ चाहे किसी भी विधि से दी जाए, यदि वह मिथ्या सिद्धि होती है, यानी कि झूठा गवाह होता है। ठीक है, किसी ने गलत जो है शपथ लिए है या शपथ लेने के बाद में गलत बयान दिए हैं, तो उनको इंडियन पीनल कोड के 193 के अंतर्गत परजुरी यानी कि शपथ भंग का जो है आरोप दोषी माना जाता है और उसके आधार पर उनको सजा दिया जाता है। ठीक है, परजुरी मतलब जो आपने गवाह देने से पहले ये ना गवाह ने जो है जो शपथ लिया था, ओथ लिया था, उसको क्या है अस्वीकार करते हुए या फिर उस शपथ का आदर ना करते हुए, ठीक है, गलत जो है ये बोल सकते हैं
बयान दिए हैं, तो उसके लिए उनको इंडियन पिनल कोड 193 के अंतर्गत परजुरी का आरोपी माना जाता है और उन्हें उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं सूचक प्रश्न, जिसको अपन लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। क्या होता है सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चन? तो बोला गया है वह प्रश्न जो अपने उत्तर स्वयं इंगित करें, सूचक प्रश्न कहलाते हैं। न्यायालय इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति मुख्य परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं देता, परंतु प्रति परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर हॉस्टाइल विटनेस की परीक्षा के समय इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये लीडिंग क्वेश्चन के विषय में बताया गया। फिर बात करते हैं हॉस्टाइल विटनेस क्या होते हैं। तो वह व्यक्ति जो न्यायालय के सम्मुख अपने पूर्व दिए गए विवरण के प्रतिकूल कथन करता है अथवा मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के सम्मुख किसी उद्देश्य को लेकर के गवाही देते समय सत्यता को छुपाता है, उसे क्या बोला जाता है? हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। एक बार गवाही को हॉस्टाइल विटनेस घोषित करने के उपरांत क्या होता है? अभियोजक सलाह उसकी प्रति परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद में एविडेंस के टाइप्स बताए गए हैं। न्यायालय में चिकित्सा साक्षी की प्रक्रिया बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ समन होता है, समन की प्राप्ति होते हैं। इस प्रकार से कोई साक्षी देने के लिए जाता है तो पहले वही समन प्राप्त करेगा। फिर इसके बाद रिपोर्टिंग टू द कोर्ट ऑन अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, जो भी डेट है टाइम है उस दिन उसको प्रेजेंट होना पड़ता है। न्यायालय में पहुंचने पर गवाह को प्रायः शासकीय अभियुक्त यानी कि पुलिस प्रोटेक्टर तथा न्यायिक परीक्षा यानी कि कोर्ट इंस्पेक्टर, अन्यथा जो बेंच क्लर्क हैं उसको अपनी उपस्थिति की सूचना देनी पड़ती है। इसके अलावा शपथ या ओथ जो है, ओथ टेकिंग बताया गया है। इसके अलावा एग्जामिनेशन इन चीफ, ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद में ओथ लेना है, फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन इन चीफ होती है। यह गवाह की प्रथम परीक्षा होती है तथा जो पक्ष गवाह को बुलाता है वही पक्ष उसकी परीक्षा कराता है। सरकारी मामलों में मुख्य परीक्षा अभियोजक सलाह तथा शासकीय अभियोक्त अथवा न्यायिक निरीक्षक द्वारा ली जाती है, परंतु निजी मामलों में यह अधिवक्ता द्वारा ली जाती है। चिकित्सक से उसका नाम, मतलब व्यावसायिक योग्यता, क्वालिफिकेशन आदि ज्ञात करने के पश्चात चिकित्सक को वह रिपोर्ट दी जाती है जो उनसे मामले के संदर्भ में प्रस्तुत की है, ताकि वह अपनी स्मृति ताज़ा कर सके तथा उसी रिपोर्ट के आधार पर साक्षी दे सके। मुख्य परीक्षक का उद्देश्य न्यायालय के सम्मुख मामले के संबंध में वास्तविकता को रखना है। चिकित्सक की उन तथ्यों के विषय में क्या व्याख्या है यह जानना इस परीक्षा के माध्यम से सूचक प्रश्न नहीं किए जा सकते। जैसे मतलब वही है, जैसे कि आप का ख ग ऐसे करके यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है। ठीक है, फिर ये तो आपका क्या हो गया, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। यह परीक्षा जो है प्रति परीक्षा या प्रतिवाद काउंसलर सलाहकार के द्वारा ली जाती है। इसमें प्रति परीक्षा का अधिवक्ता साक्षी से प्रश्न करता है तथा इसका आधार मुख्य परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में दी गई गवाही होता है। इसका मुख्य उद्देश्य गवाह से ऐसी बातें कहलवाना होता है जो उसके मुवक्किल के पक्ष में जाती हो तथा मुख्य परीक्षा के समय दिए गए बयान को कमजोर करती हो। प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न करने की अनुमति होती है। ठीक है, इसके अलावा इस समय कोई भी सीमा नहीं होती, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, पूछे गए प्रश्न के मामले से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, और बेंच के अधिकारी ऐसे प्रश्नों को अस्वीकार कर देते हैं। मतलब अगर अन्यथा रहा, ठीक है, पूछे गए प्रश्न मामले से संबंधित नहीं रहा, अन्यथा रहा, तो आपने जैसा पिक्चर में देखा है उसको अस्वीकार कर देते हैं जो बेंच के अधिकारी हैं वो। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर इसके बाद में री एग्जामिनेशन किसको बोलते हैं? तो री एग्जामिनेशन में बोला गया है यदि आवश्यकता पड़े तो अभियोजक यानी कि काउंसलर सलाहकार जिसने मुख्य परीक्षा संचालित किया है संदेह को जो प्रति परीक्षा के समय उत्पन्न हो रहा है उसको दूर करने के लिए री एग्जामिनेशन करा सकते हैं। कुछ ऐसे तथ्य जिनकी जानकारी मुख्य परीक्षा के समय प्राप्त नहीं की जा सकी है उनके लिए भी पुनर्परीक्षा यानी कि री एग्जामिनेशन की जा सकती है। इसका उद्देश्य प्रति परीक्षा के समय उत्पन्न विसंगतियों को दूर करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं न्यायालय द्वारा परीक्षा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन बाय कोर्ट। तो परीक्षा की संपूर्ण अवधि के मध्य न्यायालय का जो बेंच है
वह गवाह से प्रश्न करता है। इन प्रश्नों को कोर्ट प्रश्न कहते हैं और इस प्रकार के सवाल किसी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए किया जाता है अथवा ऐसे विषय को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जिन्हें पहले न्यायालय के सम्मुख उठाया गया है। इसके बाद में आपका होता है क्वेश्चन बाय जूरी। तो जो जूरी मेंबर होते हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, क्वेश्चन बाय जूरी कहलाता है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है एविडेंस, ठीक है। तो जो मेडिकल एविडेंस है, तो मेडिकल जो एविडेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका ओरल एविडेंस, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस भी बोलते हैं। दूसरा है आपका डॉक्यूमेंटल एविडेंस, जिसके अंतर्गत मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाते हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट आ जाता है, डेइंग डिक्लेरेशन आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेडिकल एविडेंस के बारे में। तो मेडिकल एविडेंस क्या होता है, तो इस प्रकार के प्रमाण पत्र जो होते हैं व्याधि यानी कि इलनेस या समर्थता यानी कि फिटनेस, मृत्यु या फिर अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड आदि की दृष्टि में कराते हैं। यदि यह प्रमाण पत्र पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रदत्त किया गया है तो न्यायालय उन्हें स्वीकार करता है। और यद्यपि यह अति साधारण दस्तावेज होता है, परंतु चिकित्सक को ऐसे प्रमाण पत्र देते समय विशेष सावधानी उपयोग में लानी चाहिए। उनमें व्यक्त किए गए मत के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। फिर होते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो चिकित्सकीय प्रमाण पत्र देते समय चिकित्सक अधिकारी को व्याधि के स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए। वह कितने दिनों से के अवकाश की सिफारिश कर रहा है, इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे की छाप प्रमाण पत्र के ऊपरी सिरे अथवा बाएं हाथ के निचले छोर पर कराने चाहिए। उक्त हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप चिकित्सक द्वारा यथाविधि प्रमाणित होनी चाहिए। अपने हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर यानी कि सील यदि कोई है तो उसे लगाने के पश्चात चिकित्सक को जो है वो प्रमाण पत्र देना चाहिए तथा रजिस्ट्रेशन संख्या को बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। जिस दिन वह प्रमाण पत्र घोषित किया गया है उसकी तिथि प्रमाण पत्र में इंगित होनी चाहिए तथा झूठा प्रमाण पत्र जारी करना क्या है, एक प्रकार का आपका अपराध है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इसके अंदर बात करते हैं डेथ सर्टिफिकेट। क्या होता है डेथ सर्टिफिकेट, तो यदि किसी रोगी की चिकित्सा करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो संबंधित चिकित्सक को नियमानुसार बिना कोई फीस प्राप्त किए मृत्यु प्रमाण पत्र देना चाहिए। वह ऐसा करने के लिए न्यायिक रूप से बाध्य है। इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए करने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। चिकित्सक को रोगी के जीवन काल में की गई चिकित्सक की फीस भी प्राप्त न हुई हो। यदि चिकित्सा चाहे तो वह मृतक व्यक्ति को उत्तराधिकारी से उसकी मांग कर सकते हैं। मृत्यु के कारण के प्रति अनिभज्ञ तथा संदिग्ध होने पर उसे प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देना चाहिए तथा मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार संपन्न होने से पूर्व ही पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर इसके अंदर मेडिको लीगल रिपोर्ट के विषय में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत आघात, बलात्कार, आयु संबंधित विवरण, विषाक्तता संबंधित विवरण, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इंगित होते हैं मेडिको लीगल रिपोर्ट में। और जब क्या है कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो है चिकित्सक से इसकी मांग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर एग्जामिनेशन फाइंडिंग बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ओके, कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसके आगे का जो है आपको थोड़ा सा इसको ये नोट्स में है तो उसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अभी के लिए अपन इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।